आइए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में न्यू एक्सीलेंट एकेडमी के। और आज हम लोग पिछली क्लास में जिस प्रकार से हम लोग संविधान का विकास देखे थे, और आज हम लोग देखते हैं प्रस्तावना। क्या देखते हैं दोस्तों? प्रस्तावना। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे उद्देशिका से हम लोग चलते हैं। कहाँ चलते हैं? उद्देशिका से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ये मैंने जैसे पिछली क्लास में बताया था आपको कि भारतीय संविधान जो है प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। कहाँ सम्मिलित किया गया था प्रस्तावना को? इसमें सम्मिलित किया गया था भारतीय संविधान में। ठीक है, अमेरिका से लिया गया था। प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया था मित्रों? ये। ठीक है, अब आगे चलते हम लोग देखते हैं अन्य देशों में भी इसे अपनाया गया था प्रस्तावना को। अन्य देश जो है जो संवैधानिक रूप से इसको प्रस्तावना को अपनाए थे, भारतीय संविधान को। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना को संविधान के परिचय अथवा भूमिका को परिचय अथवा भूमिका को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है। इसमें संविधान का क्या होता है? सार होता है, यानी कि एक तरीके के हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ये पूरा निचोड़, क्या कह सकते हैं इसको? निचोड़ एक तरीके जो संग्रह है पूरा किसमें है? प्रस्तावना में है। ठीक है, प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने क्या किया था? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। क्या कहा? परिचय पत्र कहा। अभी देखिए कई लोग प्रस्तावना को और भी कई चीज़ें कहेंगे, कई भी परिभाषाएं देंगे, उनको आगे चल के हम लोग देखते हैं। इसी में भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था मित्रों? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। यह सटीक और संवैधानिक स्थिति जो है एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य थी। अभी देखिए इसमें कुछ आगे चल के हम लोग जब देखेंगे तो कई शब्द जो है इसमें जोड़े जाएंगे। ठीक है, वो भी आगे हम लोग देखेंगे। तो आगे इसमें देखते हैं हम लोग ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या है? ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। किस पर आधारित है मित्रों? उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव भी कहा जाता है। अभी देखिए उद्देश्य प्रस्ताव लाया कौन था? किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया? पहले प्रस्तावना को क्या कहा जाता था? उद्देश्य प्रस्ताव। किस नाम से जाना जाता था? उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से। ठीक है, आगे उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था मित्रों? ये तैयार किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और स्थानांतरित किया गया था और संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। देखिए संविधान सभा प्रस्तावना को किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे अपनाया गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसे 3 नए शब्द जोड़े गए थे। 3 नए शब्द जोड़े गए थे। देखिए मित्रों कौन कौन से जोड़े गए थे? 3 नए शब्द इसमें जोड़े गए थे। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। क्या क्या जोड़ा गया था मित्रों? यहाँ पे जोड़ा गया था समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। और पहले देखिए भी मैंने बताया था, आगे इधर पे क्या बताया था कि पहले इसमें क्या था? एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। ये क्या था? पहले प्रस्तावना के समय इसमें ये था। अब जोड़ा क्या गया है? कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 3 नए शब्द जोड़े गए। वो शब्द कौन कौन से थे? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, आगे चलते हम लोग। अब क्या है कि ये संशोधन जो था 42वां, ये संशोधन प्रस्तावना का पहला और अंतिम संशोधन है। क्या है? प्रस्तावना का है। ठीक है, सभी पूरे संविधान का नहीं हम कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं प्रस्तावना का। किसका मित्रों? प्रस्तावना का ये क्या है? पहला और अंतिम संशोधन है। ठीक है, कौन सा संशोधन? इसी में आगे क्वेश्चन हम बताएंगे कि क्वेश्चन देगा आपको
कि वह कौन सा संशोधन है जो प्रस्तावना का पहला और अंतिम संशोधन है। तो कौन सा आएगा? 42वां संविधान संशोधन 1976। कब हुआ था ये? 1976 में। ये ध्यान रखा मित्रों, ठीक है। इसलिए भारत के संविधान में दोनों शामिल हैं। क्या शामिल है? अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अभी देखिए हाल ही के पेट के एग्जाम में पूछा गया था कि भाग 1 में क्या है? भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों को अलग होने का अधिकार क्या है? नहीं है। किसके? आर्टिकल 1 के अनुसार क्या है? अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। क्या है? राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं। आर्टिकल 1 के तहत भारत राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात राज्यों का, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा, ठीक है मित्रों। तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो कब शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया 1976 में, ठीक है। आगे, इस प्रकार यह भारतीय राज्यों की धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। यह क्या करता है? प्रस्तावना जो है 42वां संविधान संशोधन जब जोड़ा गया इसमें 1976 में, तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है यह राज्य क्या करता है? धर्मनिरपेक्ष घोषित करता है, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया तो सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा क्या किया गया? इसको अपना लिया गया है। किसे अपना लिया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को। कब अपनाया गया मित्रों? 13 दिसंबर 1946 को। और ये उद्देश्य प्रस्ताव लाया कौन था? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे अब हम लोग देखते हैं, इसी में एक आया था केशवानंद भारती 1973। केशवानंद भारती 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार संविधान के अन्य हिस्सों की तरह संसद द्वारा संशोधन के अधीन थे। क्या थे? संशोधन के अधीन थे, संविधान के अन्य हिस्सों द्वारा। केशवानंद भारती का नाम कब आया? ये 1973 में। ये पूछता है बहुत ज़्यादा, ये SI की वैकेंसी में या APO जो हाई कोर्ट के रहते हैं उसकी APS वाले में, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं। अभी उसमें देखिए बहुत सारे, जैसे एक पश्चिम बंगाल राज्य बनाम का एक आया था, ठीक है। ये अब बशर्ते संविधान की क्या है? मूल संरचना को नष्ट न करें। अब केशवानंद भारती 1973 का मामला क्या था? सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकार संविधान के अन्य से हिस्सों की तरह क्या है? संसद द्वारा संशोधन के अधीन थे, लेकिन एक बात को ध्यान रखना था यहाँ पे, संविधान की मूल संरचना को नष्ट ना करें। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है। प्रस्तावना में क्या कहा गया है? कि आप उसमें फेरबदल कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जिससे कि संविधान की मूल संरचना को ठेस ना पहुँचे, उसको नष्ट न होने पाए वो, ठीक है। ये चीज़ बताया गया था उसमें। ये गैर न्याय संगत है, यानी इसके प्रावधानों को कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है। किसको? प्रस्तावना के जो भी प्रस्तावना में दिया गया है उसको आप न्यायालय में जाकर के उसको लागू नहीं करा सकते हैं, ठीक है। ये गैर न्याय संगत है। आगे, ये संविधान के प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? ओवरराइड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे अतः मूल संरचनाओं को क्या किया जा सकता है? नष्ट किए बिना प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। भी मैं वही बात मैंने पहले बताया था, अभी आप सभी को क्या बताया था कि संविधान की मूल संरचना को ठेस न पहुँचे, यानी नष्ट ना हो। वो नष्ट नहीं कर सकते आप मूल संरचना को, ठीक है। आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो मूल प्रस्तावना है उसमें आप उसको नष्ट नष्ट ना होने पाए, उसको नष्ट होने से बचाया जाए, उस हिसाब से करना है उसमें संरचना संशोधन, ठीक है मित्रों। भारत के संविधान के आमुख लक्ष्य क्या हैं? आमुख लक्ष्य यानी कि उसके सभी नागरिकों को एक सामाजिक और आर्थिक,
राजनीतिक न्याय। भारत के संविधान में आमुख लक्ष्य क्या है उसके देखिए। आमुख लक्ष्य ये है कि सामाजिक मतलब सोशियली, आर्थिक इकोनॉमिक, और राजनीतिक न्याय मतलब पॉलिटिकल, 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं जो सभी को दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब विचार अभिव्यक्त क्या है? विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, एक्सपीरियंस, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, आपको उपासना की है, विचार की है, एक्सप्रेशन की है आपकी, और यहाँ पे फेथ की है, वर्शिप की है, क्या है? स्वतंत्रता है। ठीक है, प्रतिष्ठा, स्टेटस, कहते हैं ना हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँची है, तो यहाँ प्रतिष्ठा की बात है, स्टेटस की, अवसर की समानता। ठीक है, यानी आपको सभी जगह अवसर प्रदान किया जाएगा और आपकी प्रतिष्ठा जो है उसको जो है उसमें किसी प्रकार का वो नहीं होना चाहिए कि आप ये व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी, क्या है? डिग्निटी सुनिश्चित करना, यानी कि व्यक्ति की गरिमा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। ठीक है, गणतंत्र का अर्थ क्या है? कई सारे भी लोगों को यही पता है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन गणतंत्र का अर्थ मालूम होना चाहिए। जैसे गणतंत्र का अर्थ है एक ऐसा राज्य जिसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास होती है और राज्य का मुखिया चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा चुना जाता है। गणतंत्र का अर्थ यह है एक ऐसा राज्य जिसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास होती है। कोई नहीं कहता लोकतंत्र जो बातें बीच में हम लोगों को चर्चा में आती हैं, तो लोकतंत्र का मतलब क्या है? यही है कि ऐसा राज्य जिसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास होती है, पब्लिक के पास में। ठीक है, लोक। ठीक है, राज्य का मुखिया होता है, वो राज्य का जो मुखिया होगा वो किसके द्वारा चुना जाएगा? पब्लिक के द्वारा चुना जाएगा, लोगों के द्वारा चुना जाएगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, भारत के मामलों में राज्य के प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है? भारत में जो है अप्रत्यक्ष चुनाव यानी निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से होता है। जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, उसके प्रतिनिधि जो होते हैं विधायक होते हैं, उनको चुना जाता है किसके द्वारा? पब्लिक के द्वारा। फिर वो किसको चुनते हैं? मुख्यमंत्री को द्वारा, मुख्यमंत्री को। इसलिए भारत क्या है? एक गणतंत्र है। क्या है मित्रों? भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, भारत क्या है? गणतंत्र है। आगे हम लोग देखते हैं इसी में, आगे क्या देखते हैं? आगे देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना के मूल दर्शन और मौलिक मूल्यों, राजनीतिक और नैतिक और धार्मिक का प्रतीक है। क्या है? अभी जैसे बताया, धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक, जिस पर संविधान आधारित है। इसमें संविधान सभा की भव्य और महान दृष्टि शामिल है और ये संविधान के संस्थापकों के सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। किसको दर्शाता है मित्रों? सपनों, महान दृष्टि शामिल है। संविधान सभा की क्या है? भव्य और महान दृष्टि शामिल है। ये संविधान के संस्थापकों के सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। ठीक है, एकदम बेसिक से देखिए, बिल्कुल मित्रों यहाँ पे बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझना है। ठीक है, एक बार में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। देखिए भाई, सिलेक्शन तो आपको एक दिन में मिलने वाला नहीं है कि आज पढ़ लिया कल हो जाए, नहीं, सालों सालों लग जाते हैं लोगों को सिलेक्शन पाने में। तो इसलिए संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य थे। कौन थे? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। वो अपने शब्दों में क्या कहा उन्होंने ये कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है, हमारे संविधान की प्रस्तावना ये व्यक्त करती है जो हमने इतने लंबे समय तक सोचा या सपना देखा था। क्या देखा था? हम जो एक संविधान सभा के एक सदस्य थे, कौन थे सदस्य? सदस्य थे सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। कौन थे? सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। ठीक है, तो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जो थे, इन्होंने क्या कहा? हमारे संविधान की प्रस्तावना यह है व्यक्त करती है जो हमने इतने लंबे समय तक सोचा या सपना देखा था। ठीक है, अब भारत के संविधान प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से न्याय हैं जो सबके लिए हैं? सामाजिक, मैंने अभी बताया था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का उल्लेख है। जबकि धार्मिक न्याय
जबकि धार्मिक न्याय शब्द प्रस्तावना में मौजूद नहीं है। क्या है? प्रस्तावना में क्या मौजूद नहीं है? धार्मिक न्याय। ठीक है, आगे। भारतीय संविधान धर्म निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा है। क्या है? सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार। देखिए, यही मैं बताने वाला था अभी आपको। क्या बताने वाला था? कि राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समानता, समान व्यवहार। ठीक है, सभी धर्मों के साथ क्या है? समान व्यवहार। ये भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मकता का प्रतीक है। क्या है? सकारात्मकता का प्रतीक है। और आगे हम लोग देखते हैं, एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी जो राजनीतिक थे वैज्ञानिक कौन थे? अर्नेस्ट बाकर। तो अर्नेस्ट बाकर महोदय का कहना क्या है? कि अर्नेस्ट बाकर महोदय कहने का मतलब है, ने बताया कि प्रस्तावना के लेखकों के राजनीतिक ज्ञान के लिए एक शानदार श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा? की नोट कहा। क्या कहा मित्रों? की नोट कहा। प्रस्तावना को की नोट कहा। वह प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित हुए। कौन? वो जो है प्रस्तावना के पाठ से इतने प्रभावित हुए सर अर्नेस्ट बाकर कि उन्होंने अपनी लोकप्रिय पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये किताब का नाम ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपको, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 के उद्घाटन पर इसे क्या किया? उद्घाटन किया। इस पुस्तक को कब किया? उद्घाटित किया 1951 में। और किसकी ये पुस्तक है? पुस्तक ये किसकी है मित्रों? ये है सर अर्नेस्ट बाकर की। ठीक है, आगे। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। अभी देखिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छी आगे बात देखने को मिलेगी। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम हिदायतुल्लाह। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने कहा, प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से मिलती जुलती है, लेकिन ये घोषणा से अधिक है। क्या है? ये घोषणा से अधिक है। किससे मिलती जुलती है? अमेरिका की स्वतंत्रता, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता से क्या ये मिलती जुलती है। ठीक है, क्या मिलती जुलती है? प्रस्तावना। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है कहाँ से मिलती जुलती है? अमेरिका की संविधान से। ठीक है, और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। ठीक है, ये हमारे संविधान की आत्मा है जो हमारे राजनीतिक समाज के पैटर्न के निर्धारित करती है। ठीक है, इसमें एक गंभीर संकल्प है जिसे एक क्रांति के अलावा कुछ भी नहीं बदल सकता है। क्या हो सकता है? क्रांति के अलावा कुछ भी नहीं बदल सकता इसमें। ठीक है, तो अब आगे एम हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होने के साथ साथ भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। क्या थे? भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। यहाँ मैं एक बार आपको बात बताना चाहूँगा कि जो एम हिदायतुल्लाह जो थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे और साथ साथ में क्या थे? भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। क्या थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु जब हुई थी उनके बाद ये क्या हुए? राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, कौन बने थे? एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये बहुत ही ध्यान से पढ़ना भी आगे और बताएंगे आपको। अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ बता रहे हैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये मैं आपको पहले भी पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इसे 28 मई 1969 को संसद द्वारा नियम बनाया गया था। क्या बनाया गया था? एक जनरली हम लोग अभी बात एक लोग देखते हैं, जैसे कि ये नियम बनाया गया था कि जब भारत का राष्ट्रपति नहीं होगा तो उसका पदभार कौन ग्रहण करेगा? भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब यह देखिए, जब भारत के राष्ट्रपति का पद जब खाली रहता है तो भारत का राष्ट्रपति का पदभार कौन ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति। अब यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है
सिचुएशन आ सकती है, लेकिन ऐसी हालांकि सिचुएशन अभी तक आई नहीं है, वो हम सारी सिचुएशन आपको बता रहे हैं एक जनरली तौर पे। राष्ट्रपति के यदि ऊपर राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, तब क्या होगा? तब राज्यसभा के कौन होंगे? तब राज्यसभा के सभापति देखते हैं। किसका कार्यकाल? किसका? राष्ट्रपति का। ठीक है, तब राष्ट्रपति का पद क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के पद कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। कौन बनते हैं? अब देखिए, सभापति देखते हैं, उपराष्ट्रपति का पद कौन देखेगा? सभापति देखेगा। ठीक है, तब राष्ट्रपति, अब मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद खाली है और राष्ट्रपति का भी पद खाली है, तो अब इस स्थिति में कौन बनेगा राष्ट्रपति भाई? तब राष्ट्रपति बनते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन बनते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बनते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान से देखना है, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कभी, वैसे हम एक जनरली तौर पे बता दिए आपको, ये याद रखने योग्य बात है। आगे हम लोग देखते हैं, यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी पद खाली हो। अब देखिए एक बात और आगे तो यहाँ क्या है? राष्ट्रपति का पद खाली हो, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी पद खाली हो, तब किसे बनाया जाएगा भाई? राष्ट्रपति। तब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा मित्रों? वरिष्ठता क्रमांक के अनुसार किसको बनाया जाएगा? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, वरिष्ठ न्यायाधीश को क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति का पदभार दिया जाएगा। किसके रूप में? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति हालांकि अभी तक आई नहीं है, ये एक जनरली तौर पे मैंने बता दिया है आपको कि ऐसा सिचुएशन हो सकती है, तो फिर कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? ऐसी अगर सिचुएशन होगी, ऐसी स्थिति होगी, तब कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? एक बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ हम इस बात को बता भी नहीं सकते थे, लेकिन मैंने किस लिए बता दिया? आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दिया गया, ताकि ऐसे कभी यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है, तब कौन राष्ट्रपति का चार्ज भर लेगा? उपराष्ट्रपति लेंगे। यदि उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, एक तौर के बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 1950 में संविधान के प्रारंभ होने का समय क्या हुआ था? 1950 में संविधान के प्रारंभ होने के समय समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। वही देखिए, मैंने पिछले भी बताया था, पिछली भी क्लास में, कि 1950 में क्या हुआ? संविधान जब लागू हुआ था और ये संविधान के जब प्रारंभ हुआ तो क्या हुआ? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी दोनों ही शब्द क्या थे? प्रस्तावना में का हिस्सा नहीं थे। इन्हें कब जोड़ा गया है ये भी सुन लीजिए मित्रों। आगे 1976 में संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन भैया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा इन शब्दों को जोड़ा गया है, यानी शामिल किया गया है। किसको? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को। ठीक है, पहले जो संविधान, मूल संविधान जो था, उसकी प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का कोई वहाँ पे जिक्र नहीं किया गया था। ठीक है, वो प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। लेकिन संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया? प्रस्तावना में किसको शामिल कर दिया गया? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को शामिल कर दिया गया। ठीक है, अब इसे लागू कब किया गया? अभी तो शामिल किया गया ना, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्दों को अभी तो शामिल किया गया। अब लागू कब किया गया? लागू किया गया मित्रों 3 जनवरी 1977 को। पूछेगा कि समाजवाद, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे इन्हीं से रिलेटेड, तब आपको देखने को मिलेगा उसमें। 3 जनवरी 1977 को 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? क्या जोड़ा गया? यहाँ देखते हैं हम लोग, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया मित्रों? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, अब 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या किया गया? संशोधन के रूप में प्रस्तावना। क्या? देखिए, पहले की प्रस्तावना और अभी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद की प्रस्तावना क्या है? अब हम लोग उसको पढ़ते हैं ध्यान से। क्या? कि हम भारत के लोग
यानी हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, पहले यहाँ से शुरू होता था, लेकिन अब क्या है, हम भारत के लोग भारत की संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं। ये है कब की प्रस्तावना का, ये है 1976, यानी 1976 42वें संविधान संशोधन के बाद ये की बताई जा रही बात हुई है, ये ध्यान रखिएगा। ये कब की बात बताई जा रही है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के रूप में प्रस्तावना। अभी संशोधन करने के बाद की है, ये पहले की नहीं है। पहले की तो कि हम भारत के लोग कहाँ शुरू होती थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभु, समाज संप्रभु था और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। लेकिन धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए हैं, ये संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। लेकिन जोड़ा गया था, इसको लागू नहीं किया गया था। लागू कब किया गया मित्रों, लागू किया गया था 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पीपुल शब्द का, देखिए मैंने अभी बोला था वी द पीपुल ऑफ इंडिया, पीपुल शब्द का भारत की संविधान की प्रस्तावना में पीपुल शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब इसका ये लिया कहाँ से गया है पीपुल शब्द, अब पीपुल शब्द भी कहीं से लिया गया होगा, तो पीपुल शब्द लिया गया है चीन के संविधान से। कहाँ से लिया गया मित्रों, चीन के संविधान से। यदि आप जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, अगर इसको आप इसी तरीके से बिल्कुल एक एक तरफ से पढ़ते चले जाएंगे तो मैं वादा करता हूँ मित्रों कि एक भी क्वेश्चन आपका संविधान से नहीं छूटेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका संविधान से नहीं छूटेगा, ये मैं एकदम बता रहा हूँ आपको एकदम बढ़िया से अच्छे से। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है, क्लियर है, देखिए जीवन में यदि डाउट है तो मैंने पिछले जो लाइव क्लास कल की हुई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि जीवन में डाउट है तो आप सक्सेस की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जीवन में डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। डाउट पहले ख़त्म करो, क्लियर करो उसको। ठीक, अब हम लोग देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज की क्लास में आपका मित्रों बहुत स्वागत है और फिर से हम एक बार धन्यवाद करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल है द न्यू एक्सीलेंट एकेडमी, न्यू एक्सीलेंट एकेडमी। ठीक है, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और अपने जो खास मित्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बताएं ताकि वो लोग भी इस वीडियो का इसका आनंद उठाएं। और जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।